तो पावर पॉइंट भी मैंने काफ़ी अच्छा बन गया गलती से इसका। ठीक है, ओके। तो पहला चीज़ के इस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ पॉलीमर, केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर या पॉलीमर केमिस्ट्री। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 15 या 14 है। पहले का चैप्टर नंबर डिफरेंट है तो उसको मारो गोली। पहले हम लोग चैप्टर का जो टाइटल है उसको समझते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ही है पॉलीमर। तो पॉली का मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक पॉली है इसके अंदर और दूसरा है मर। तो बोलते ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मैनी, कोई चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें हो। मान लो एक डॉट है, बहुत सारे डॉट है। और मैरोज का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग मतलब, तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होती है कि नहीं? हर एक डिब्बा एक जैसा होता है और एक के पीछे एक अटैच रहता है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे, हर एक ट्रेन के डिब्बे को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हर एक ट्रेन के डिब्बे के लिए यहाँ पे नाम दे देते हैं मोनोमर्स। ये हर एक डिब्बा एक एक मोनोमर्स है। जब इन हर एक डिब्बे को जोड़ेंगे तो एक बड़ी चेन बन जाएगी। उस चेन को बोलेंगे पॉली मोनोमर्स। पॉली मोनोमर्स को मिलाते हैं तो शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं पॉलीमर्स। ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट को मिलाते हैं तो शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट। और एक्चुअली उसमें रहता है क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना? तो उसको शॉर्ट में बोलने का तरीका है, देखो ना बायोमोलिकुल्स में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे चीजों को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। बरोबर, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये आ गया देख। तो यहाँ पे दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। ग्रीक का मतलब पॉली मतलब समझ में आ गया। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे तुमने ने सुना होगा जो भेड़ होती है, ये शीप होती है, शीप जिनके बालों से धागे बनाए जाते हैं। तो उनके जो धागे होते हैं वो छोटे छोटे निकलते हैं, बरोबर। एक साथ बड़ा सा ऐसा लंबा धागा नहीं निकलता है, वो तो बनाते हैं बाद में, है ना? बिल्कुल। अगर देखें जैसे स्पाइडर हो गया, तो जो स्पाइडर होती है वो छोटे छोटे ऐसे सलाइवा निकालती है, जिससे ये कभी और पीछे से कभी आगे से, इन लोग दोनों साइड से वो डिफरेंट प्रजाति होती है, तो अलग अलग जगह से इस तरह का सलाइवा निकालती है जो जाले रहते हैं। वो छोटे छोटे निकालती है, फिर उसको जोड़ते रहती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पीस को हम लोग केमिस्ट्री में छोटे पीस को ही मोनोमर बोलते हैं। जब ये छोटे पीस मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं ना, बहुत बड़ी चेन, तो उसको बोलते हैं कि बड़ी चेन है, मैनी है, हो गए ना, बहुत सारे हो गए, तो पॉली बोल देते हैं। पॉली मोनोमर को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब ये पॉलीमर एक वर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये वर्ड है। जब भी ये वर्ड आएगा समझ आएगा ऐसी कोई चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही लंबी चेन है। चेन लंबी स्ट्रेट भी हो सकती है, उसमें ब्रांचेस भी हो सकती है, या नेटवर्क टाइप चेन भी हो सकती है। साइकिल भी हो सकती है। हाँ, तो उसमें एक एग्जांपल फाइबर देखते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड मतलब एकदम पतला धागे की तरह। देखो धागा रेजी ये मेटल का भी बना हो सकता है, जैसे हमारे घर में जाल होते हैं, या हम लोग मच्छर से बचाने के लिए मसेरी लगाते हैं, तो उसमें देखो बहुत सारे धागे रहते हैं जिसको ऐसे सिल के ऐसे, ताकि मस्कीटो आए नहीं। तो क्या थ्रेड ही रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बरोबर। विच कैन बी स्पून और वूमेन इनटू फैब्रिक। इसका मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग लपेट भी सकते हैं और उसको बुन कर कपड़ा भी बना सकते हैं, है ना? तो हमारे बाल भी तो एक अच्छी एग्जांपल है फाइबर की। मैं अपने बाल को भी पॉलीमर बोल सकता हूँ कि नहीं? हर एक बाल ऐसे जुड़ जुड़ के बड़ा सा बाल बन जाता है। एक साथ तो बाल बढ़ते नहीं, धीरे धीरे बाल बढ़ते हैं। और बाल कैसे होते हैं? एकदम पतले थिन होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। तो मैं इसको भी पॉलीमर बोल सकता हूँ, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। तो अभी देखो हमें पॉलीमर का मतलब समझ में आ गया, पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो पॉलीमर आर हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड। एक हाई मॉलिकुलर मास, जाहिर बात है कोई चीज की चेन बढ़ेगी तो उसका मास भी तो बढ़ेगा, राइट ना? मान लो तुम्हारे पास रुई रुई है, एक कॉटन है, दो कॉटन है, बहुत सारे कॉटनों का तो उसका भी वजन हो ही जाता है, बरोबर ना? चीजें बढ़ती हैं तो चीजों का वजन बढ़ता है। फॉर्म बाय जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ते हैं और जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एग्जांपल बहुत अच्छी तुमको समझ में आ रही होगी। केमिस्ट्री में हम लोग एग्जांपल लेंगे इथीन की। ये देखो, ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिया है उसको इथेन बोलते हैं, ठीक है? इथेन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रक्चर है। बोलते हैं जो हमारे प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितनी भी प्लास्टिक वगैरह आती है ना हमारे इधर,
ये सब इसी की बनी होती है। इसके अंदर जो केमिकल्स होता है ना वो इथीन ही होता है। अब बनाते कैसे, तो जाहिर बात है डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक इसमें एक सिग्मा बॉन्ड। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, पर पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो हमें पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। एक बॉन्ड जाएगा इधर और एक बॉन्ड जाएगा इधर, ठीक है। एन का मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह की बहुत सारी चेन यूज कर रहे हैं। एक और चेन होगी जो सेम रहेगी, इसमें भी सेम चीज होगी, एक बॉन्ड जाएगा इधर एक बॉन्ड, अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में जोड़ के क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, बरोबर। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कंटिन्यू इस तरह की चेन बनते रहेगी, बरोबर। अभी कंटिन्यू जारी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे एन लिख दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में कवर किया यहाँ पे। सिर्फ डबल बॉन्ड हटा दिया और बॉन्ड साइड में लगाया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर CH2 की एक लंबी चेन जा रही है, कंटिन्यूस जा रही है। इसको बोलते हैं पॉली इथीन। अगर ये इथीन है, मेरा मोनोमर इथीन है, तो जब इसकी लंबी चेन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली इथीन। समझ में आया? द प्रोसेस बाय विच मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ऐसा कोई प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग किसी मोनोमर को जोड़कर एक बड़ी चेन बनाते हैं तो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मैक्रोमोलिक्यूल एक वर्ड तुम लोग ने सुना होगा। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो बोलते हैं जितने भी पॉलीमर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ऑफकोर्स होंगे, अगर मैं डीएनए की बात करूँ, डीएनए में भी पॉलीमर ही होता है, बहुत सारी रिपीटेटिव अमीनो एसिड की चेन चलती रहती है कंटिन्यू, है ना। और साइड में ये जो रहता है वो अपना क्या, शुगर रहता है, न्यूक्लिक एसिड की चेन होती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या आ जाता है, शुगर आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है और अमीनो एसिड आ जाते हैं। उसमें प्यूरिन, पायरमिडीन वगैरह वगैरह की चेन भी आ जाती है ना। वो सारी चीजें ना जो बायोमोलिकुलर चैप्टर है उसके बारे में ना हम लोग वापस से चैप्टर उसमें पढ़ेंगे ये सब चीज, कि ये एक्चुअली डीएनए बनता कैसे, क्या क्या केमिकल्स होते हैं उसको बनने में। तो यहाँ पर जाहिर बात है कोई चीज लंबी चेन बनेगी तो उसका वेट बढ़ेगा ही। तो क्या मैं बोल सकता कि सारे के सारे जो पॉलीमर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, पर सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते, ऑफकोर्स नहीं हो सकते। तो मैक्रोमोलिक्यूल में कोई भी एग्जांपल आ सकती है। मान लो हीमोग्लोबिन ही ले लो, जो आयरन के लिए जरूरी होता है हमारे ब्लड में, तो उसकी जो चेन होती है ना वो एकदम कॉम्प्लेक्स होती है और मोनोमर टाइप नहीं होता है, वो अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड को भी मैं मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकता हूँ, पॉलीमर नहीं बोल सकता। इसमें चेन नहीं बोल सकता हूँ डायमंड को, डायमंड पॉलीमर दिखाता है। ऐसा कोई भी चेन जो डिफरेंट टाइप हो, राइट, वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। इसलिए ये जरूर पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, पर सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते। ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, अब हम लोग पॉलीमर को क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारे नेचर में पॉलीमर में वैरायटीज ऑफ टाइप पाए जाते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन सोर्सेस। बेस्ड ऑन सोर्सेस मतलब नेचुरल सोर्सेस, नेचर में कहाँ कहाँ है, आर्टिफिशियल सोर्सेस कितना हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह से हम लोग मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तरीका देखेंगे, कितने तरीके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं पॉलीमर के। उसके बाद उसकी बैकबोन देखेंगे। उसके बाद कौन कौन सी फोर्सेस लगकर हमारा पॉलीमर बनता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है। क्या बोल रहे हो? बैकबोन मतलब, बैकबोन का मतलब, बैकबोन मतलब बेस्ड ऑन ससेप्टली बैकबोन मतलब उसमें जो जुड़ाव है वो कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है। अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पे ये मैं, हाँ आगे, तो यहाँ तक तुम लोग ठीक है। तो हम लोग सोर्स पे आते, तो सोर्स में 2 सोर्स होंगे, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल देखते हैं। नेचुरल का देखो पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। पॉलीमर विच आर मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। मेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन कैसे बनाएंगे, बाय लैब या सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत आएगा इसके अंदर, मैं बताता हूँ। सिंथेटिक का मतलब होता है, या सिंथेसाइज का मतलब होता है केमिकली प्रिपेयर्ड, जिसको केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया। इधर मेड बाय कंप्लीटली बाय ह्यूमन और जस्ट मॉडिफाई बाय द प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे एक और नया वर्ड है। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली लैब में बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं, उसको आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं।
या अगर कोई ऐसा पॉलीमर हो जिसको नेचुरल लो और नेचुरल में तुम केमिकल मिला दो, तो ऐसे पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, कुछ पार्ट नेचुरल होता है, कुछ आर्टिफिशियल होता है। बोलते हैं ये जो सेमी सिंथेटिक होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी देखेंगे। पहले नेचुरल पॉलीमर में बात है। नेचुरल में दो टाइप हो सकते हैं, एक एनिमल पॉलीमर और दूसरा हो सकता है प्लांट से निकाला हो। एनिमल को प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बाल में क्या होता है, केराटिन। केराटिन किससे बना होता है? प्रोटीन से ही तो बना होता है। हमारा मैक्सिमम पार्ट जो बॉडी का होता है एनिमल का, प्रोटीन ही होता है। तो सिल्क हो गया, सिल्क का नाम देखो फाइब्रोइन दिया है। वूल हो गया, केराटिन, मतलब वो जो शिप के बाल होते हैं उससे ही वूल निकाला जाता है ना। अब प्लांट को वेजिटेबल फाइबर या सेलुलोज फाइबर भी बोलते हैं। तो गलत क्या है? सेलुलोज, हमें पता है पूरा के पूरा प्लांट सेलुलोज से ही बना होता है, उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, हर एक चीज है ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा? अरे एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हटेगा, वो तो ही एग्जाम्पल आएगा। देखो एग्जाम्पल आ गया इधर। एनिमल फाइबर में देखो राइट साइड में सारे एग्जाम्पल है। ये तुमको पता होगा, सिल्क वॉर्म होते हैं ना, इनकी खेती की जाती है। हमारे घर में आ जाते हैं ना तितली जैसे कंकड़ होते हैं, हम लोग तो कंकड़ बोलते हैं उसको, कैटापिलर बोलते हैं। तितली जैसे शेप के होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। इनका पर ऐसा होता है, ऐसे छोटी सी हाँ मूंछ हाँ, होती है समझ गया और समझ ट्यूबलाइट गया। के पास आके घूमना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हाँ इनकी फार्मिंग होती है, इनके जरिए सिल्क वर्क निकाले सर, जाते हैं। मौत बोलते हैं इनको। मौत बोलते हैं ना, हाँ हाँ सही बोले, हाँ। मौत। तो इनकी खेती करते हैं, उसको ऐसा क्या करते हैं, पुराना जैसे वो लोग बनाते हैं ना अपना सिल्क, तो इनको ना उबाल देते हैं। उबालने के बाद वो मर जाते हैं और जो सिल्क रहता है उसको फिर अलग करके उससे बनाते हैं। तो शायद हो सकता है वो खेती से भाग जाते होंगे, वही घर में आ जाते होंगे। अब आते हैं प्लांट पॉलीमर। प्लांट में है कॉटन, जट, रबर। जट एकदम बोरी जैसा रहता है और ये जो रबर है वो फ्लैक्स सीड से निकाला जाता है। देखो सारी चीजें यहाँ दिखाया गई पिक्चर में, और भी एग्जांपल्स हैं। जट, रबर, फ्लैक्स, फ्लैक्स, लाइनेन, प्योरस सेलुलोस होता है लाइनेन। और यहाँ देखो दिखाया, लाइनेन के एक्चुअली सूती कपड़े जैसा होता है। देखो ये लड़की ने जैसा पहना है ना, ये कपड़ा एक्चुअली ये लाइनेन है, ठीक है। हैम क्या होता है? हैम से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई नेचुरल में हो गया। अगर पूरा के पूरा पॉलीमर इंटायरली फैक्ट्री में बनाओ तो आर्टिफिशियल पॉलीमर में दो टाइप होते हैं, एक सिंथेटिक और एक सेमी सिंथेटिक। अगर मान लो तुम्हारा पूरा पॉलीमर फैक्ट्री में बनाओ यानी केमिकली, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। मान लो अगर तुमने नेचुरल को ही लिया और नेचुरल को केमिकली ऐड किया, उसमें केमिकल ऐड किया, मॉडिफिकेशन किया, तो उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या? हाफ नेचुरल हाफ केमिकल। जैसे पिक्चर में दिखाता है ना, हाफ लायन हाफ मैन, वैसा हाल रहता है इसका। तो एग्जांपल देखते हैं। तो सेमी सिंथेटिक के रीजनरेटेड पॉलीमर भी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, नेचुरल को ही अच्छा बना देते हैं। इसमें रेयन है। रेयन मतलब सिल्क जैसा रहता है। एसिटेट रेयन, ये सब सिल्क की एग्जांपल है, केमिकल एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल है दुकान वाले भी यूज करते हैं, अरे ये इसमें रेयन, एसिटेट रेयन बहुत अच्छा होता है। तो ये वो कपड़ा ऐसा चमक धमक वाला दिखता है। जो ये लड़की ने पहनी है ना, ये एसिटेट रेयन की एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल राइट में भी दिखाई दे रही है, वो सब ये अपने सिल्क की एग्जांपल है, पर ये आर्टिफिशियल सिल्क है, तो काफी चमकते हैं ये। कुछ और एग्जांपल देखते हैं आप सिंथेटिक पॉलीमर की। ये सेमी सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक में पॉलीथीन हो गया और टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन क्या है? तो तुमने देखा ये जो फ्राई पैन होता है उसके अंदर एक कोटिंग की जाती है, ये जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की हाँ होती है, ठीक है, काली काली कोटिंग। दूसरा ये तुमने पता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक पीवीसी से बनाया जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल या उसको क्लोराइड। शॉर्ट में पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन का मतलब ये इथीन से बनता है। ये जो है ना, हम लोग ने स्ट्रक्चर देख चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। सारे जो प्लास्टिक है वो इथीन से बनाई जाती है। कुछ मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो वो इस पे डिपेंड करता हाँ है। कुछ हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, कुछ लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। तो इसका टाइप भी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस में और भी एग्जांपल है। टेफ्लॉन हो गया। बैकलाइट भी एक अच्छी एग्जांपल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकलाइट। जो बैकलाइट मतलब। सीडीज होती है ना, स्विचेस होते हैं, स्विचेस के प्लास्टिक होते हैं। तुमने देखा ये स्विचेस के हाँ प्लास्टिक जब जलते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते, काले पड़ जाते हैं, है ना। तो ये प्लास्टिक काफी हाँ अलग हाँ। होते हैं, तो ये प्लास्टिक एक्चुअली बैकलाइट होते हैं। तो स्विचेस ये वगैरह बनाने में बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेचुरल और आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन सोर्स क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, जिसको नेटवर्क भी बोलते हैं। लीनियर मतलब
स्ट्रेट चेन होगी। मतलब मान लो मेरे पास एक धागा छोटा सा है, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम छोटी धागा होता है ऐसा गार्ड मार के धागे को ऐसा बढ़ा देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट बढ़ाते हो तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट। लीनियर के लिए एक और वर्ड है अपने केमिस्ट्री में, रेक्टिलिनियर, है ना, याद है। एक और वर्ड है क्या है, ट्रांसलेशनल, है ना। तो ये सारे वर्ड एक ही का मतलब है, ट्रांसलेशनल, सबका मतलब एक ही होता है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रेट चेन रहेगी और उसमें बीच में और भी चेन आ जाएगी तो इसको ब्रांच बोलते हैं। क्रॉस लिंक में क्या होता है, इसमें ब्रांच रहती है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से हाँ जुड़ी हुई होती है ऐसे चेन में, समझ में आया। हाँ। तो इसको क्रॉस लिंक बोलते हैं। सर तो ये अपन इनकी क्या एग्जांपल रहेगी? किसका क्रॉस लिंक की क्या एग्जांपल रहेगी? देखते हैं ना, अभी इंडिविजुअल अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं एग्जांपल। तो ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा ठीक है, है। लीनियर पॉलीमर की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होती है, जैसे मान लो रस्सी हो गई। बोलते हैं रस्सी पॉलिस्टर से बनती है। पॉलिस्टर को डेक्रोन और टेरेलिन, तीन नाम है इसके, दो तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तो रस्सी का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, ये लीनियर पॉलीमर की होती है। इसमें ब्रांचेस नहीं होती है, ये हाई डेंसिटी होती है, मतलब काफी मजबूत होती है। इसमें एग्जांपल लाइनॉल, नायलॉन आ जाएगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलिस्टर, पीवीसी आ जाएगा। अभी ये सब एग्जांपल भी हम लोग अलग से ना इसका केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एग्जांपल देख लो। दूसरा है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर के देखो नीचे एग्जांपल दिए, जो फ्रूट्स आते हैं ना, जूस वूस भर के मिलता है हमें, वो सारी जो ब्रेड जो पैकेट में आता है ना, वो सब ब्रेड के पैकेट, वो जो चाय का कप आता है ना थ्रोवेबल प्लास्टिक, ये सब ब्रांच पॉलीमर प्लास्टिक होती है। इसमें स्मॉल चेन होती है, ब्रांचेस होते हैं, ये लो डेंसिटी होती है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन एग्जाम्पल है, और पॉलीप्रोपाइलिन एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल है ब्रांच की। अब लास्ट आता है क्रॉस लिंक में। क्रॉस लिंक है तो जाहिर बात बहुत मजबूत स्ट्रक्चर हो गया, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें इंटरनेट भी दे सकता हूँ। जो इंटरनेट है वो क्रॉस लिंक नेटवर्क होता है, सभी के पीसी आपस में जुड़े होते हैं, जिससे इतना बड़ा जाल बन जाता है, जिसको हम लोग इंटरनेट नाम देते हैं या नेटवर्क बोलते हैं। ये बिल्कुल नेटवर्क की तरह होता है। इसमें एग्जांपल बैकलाइट आ गई, देखो ऐसे मजबूत प्लास्टिक है ना सब, ये क्रॉस लिंक में आएगा। मेलामाइक आ गया, और रबर, ये सारी एग्जांपल किसकी है, क्रॉस लिंक की स्ट्रक्चर। क्लियर है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब आप चेन बना रहे हो तो कौन से टाइप की बन रहे हो। तो बोलते हैं पॉलीमर में दो टाइप की चेन ही बन सकती, या तो एडिशन या तो कंडेंसेशन। एडिशन का मतलब होता है चेन की ग्रोथ होना। एडिशन का मतलब क्या है, जैसे 1+1+1, तो ऐड करते जा रहा हूँ ना, अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो मेरे नंबर बढ़ते जाएंगे कि नहीं, बरोबर। जैसे याद है शुरू जब स्टार्टिंग में ना, जो लोकल ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना, तो 9 डिब्बे की लोकल ट्रेन ही चलती थी, बरोबर। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अरे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया मुंबई का, लोकल के डिब्बे बढ़ाओ। फिर बाद में बोला ठीक है 12 डिब्बे की चलाते हैं, और अभी क्या हो गया 15 डिब्बे की लोकल ट्रेन भी चलने लगी। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या एडिशन किया, है ना। तो एडिशन को क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर, अंडरस्टूड। कंडेंसेशन इसका उल्टा होता है। हाँ। कंडेंसेशन नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीज को कंप्रेस करना। यहाँ पे ऐसा हो गया, मान लो मेरे को दो चीज को स्टिक करना है, तो कोई भी दो चीज आसानी से तो स्टिक होगी नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें स्टेप हाँ। ग्रोथ पॉलीमर, इसमें क्या होगा, दो चीज को ऐड करने के लिए उनके बीच में से कुछ हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी एग्जांपल हम्म। देखेंगे हम लोग। ये याद रखो कि इसके अंदर मोनोमर हमेशा अल्कीन ही रहेगा, ओके। तो सबसे पहले एडिशन में आते हैं। अच्छा, एडिशन में दो टाइप होते हैं, बिल्कुल कंडेंसेशन में भी दो टाइप है, जैसे यहाँ पे दो टाइप है, यहाँ पे भी दो टाइप है। एक है होमोपॉलीमर, दूसरा हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर को कोपॉलीमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी ये सब चीजें दी गई है, पर थोड़ा इम्प्रॉपर दी रहेगी। जैसे हेट्रोपॉलीमर का अलग से डेफिनेशन दिया रहेगा और कोपॉलीमर का अलग से दिया रहेगा, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अरे दोनों का डेफिनेशन एक जैसा लग रहा है, तो ये टेक्स्ट बुक वाले ने दो दो क्यों दिया। तो मेरे पीपीटी में वो चीज को क्लियर किया है कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, हम्म। जिसके अंदर जो मोनोमर होता है ना, वो एक ही टाइप का होता है। मतलब जो तुम रिएक्टेंट यूज करोगे ना, इस चैप्टर के अंदर, पॉलीमर चैप्टर के अंदर, रिएक्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोमर वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे अगर मान लो इथीन है, तो जब इसका पॉलीमर बनेगा तो इथीन की सबसे लंबी लंबी चेन होती है। और कोई नया केमिकल दिखाई देता है क्या, मतलब CH2 के साथ क्लोरीन, ऐसा कोई डिफरेंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्या चेन में, नहीं। पूरी चेन एक ही टाइप की बनी हुई है, बराबर ना।
तो इसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। होमो मतलब वन टाइप पॉलीमर, जिसके अंदर एक ही टाइप का केमिकल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। समझ में आया? हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, मोर देन वन टाइप। इसमें डिफरेंट टाइप चेन होती है, एक टाइप की चेन नहीं होगी। मान लो अगर एक CH2 की चेन चल रही है तो दूसरी चेन में मान लो ब्यूटेन अटैच होगा या ब्रोमीन अटैच होगा, तो चेन देखो बदल गई। समझ में आया? या C2H5 रहेगा, तो चेन एक जैसी नहीं है ना, अलग अलग इसके अंदर हमें एलिमेंट या केमिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे और वो आपस में जोड़कर एक बड़ी चेन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टेप ग्रोथ में भी दो टाइप आएंगे और टाइप सेम ही रहेंगे, एक होमोपॉलीमर रहेगा और एक हेट्रोपॉलीमर रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भी सेम टाइप रहेगा। तो फर्क क्या है दोनों में? अगर दोनों साइड सेम टाइप है तो यहाँ पर पहले देखते हैं कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? दो मोनोमर होते हैं, जब ये दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो इसमें ना एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसको एलिमिनेशन पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या एलिमिनेट होगा? तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में ना या तो वाटर या तो मिथाइल अल्कोहल, ये याद रखो, या तो पानी रिमूव होगा या तो मिथाइल अल्कोहल रिमूव होगा। इस चैप्टर के अंदर ये दो ही रिमूव होंगे, इसलिए ETC जो लिखा है ना वो पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं, याद रहेगा। तो कंडेंसेशन में जुड़ाव के लिए कुछ निकालना बोलते हैं ना, रिमूव करना जरूरी है, एलिमिनेशन करना जरूरी है, वरना कंडेंसेशन नहीं होगा। इसमें भी दो टाइप है, तो ये दो टाइप और इसमें फर्क क्या था? तो इसमें एडिशन हो रहा था, इसमें कोई भी चीज रिमूव नहीं होती, इसके अंदर रिमूव होता है ना, दो चीज को जोड़ने के लिए। तो इसमें ये सारी एग्जांपल है, नायलॉन 6, स्टार्च, बैकलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आप कैसे करेंगे, तो ये सारी एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं आगे। ठीक है, ये जो एग्जांपल बायोमोलिकुलर चैप्टर में मिल जाएगी, बाकी इसी चैप्टर में मिलेगी। आगे बढ़े तो यहाँ पर अपना ये भी हो गया, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस पे भी हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे वो भी इंपॉर्टेंस ही है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब मॉलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि दो मोनोमर जोड़ है एक दूसरे के साथ, तो इनमें अट्रैक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मजबूत है, कमजोर है या एकदम स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं दोनों ही साइड से मैकेनिकल फोर्स लगाऊं तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्या, अलग कर सकता हूँ? तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं अलग कर पाते, है ना। और कभी कभार होता है, मान लो एक धागा है, तो देखो सूती धागा जो आता है ना व्हाइट कलर का, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। वही जगह जो मम्मी सिलाई के लिए धागे यूज करती है ना, छोटा छोटा धागा होता है जो कपड़े सिलने के लिए यूज करते हैं, वो धागे को तोड़ नहीं सकते, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, बरोबर। और जो पतंग के धागे आते हैं वो तो और डेंजर होते हैं, उसको अगर स्पीड में घुमाओगे ना तो तुम्हारा हाथ भी काट देगा, राइट। तो हर एक धागे का ये जो बदलाव है बिकॉज ऑफ फोर्स, इनके बीच में फोर्स, कौन सा फोर्स होगा, इंट्रा होगा या इंटर मॉलिकुलर फोर्स होगा। एक धागा दूसरे धागे के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आया? इंटरनल अट्रैक्शन नहीं, इंट्रा क्या होगा? इंट्रा इंटरनल होता है, तो इंटरनल अट्रैक्शन की यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हम, इंटर की स्टडी कर रहे हैं, बरोबर। एक मोनोमर का दूसरे मोनोमर के साथ इंटरेक्शन, समझ में आया? तो अभी आते हैं यहाँ पर इलास्टोमर में। इलास्टोमर क्या होता है? बोलते हैं इसमें इलास्टोमर में वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है। इलास्टोमर का अच्छी एग्जांपल इलास्टिसिटी है, जिसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी की अच्छी एग्जांपल रबर है, रबर से अच्छे से समझेगा। रबर बैंड ले लो, क्या रबर बैंड मजबूत होता है क्या? इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स अच्छी होती है, अगर अच्छी होती तो रबर खींचता नहीं कभी, और खींचते हैं ना तो कुछ खिंचाव के बाद वो तोड़ भी जाता है। इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक है। तो वीक फोर्स का नाम हमें पता है, वीक फोर्स को वीक वैंडरवल फोर्स बोलते हैं। तो वैंडरवल मैंने बताया, तो जब भी ये नाम आएगा समझ जाने का फोर्स बहुत वीक है। इसमें एग्जांपल में इलास्टिसिटी ही बोलती है। जैसे इलास्टिसिटी बोला तुम लोग को समझ में आ गया, ऐसे रबर जैसी चीज है, रबर बैंड जैसी, जिसको आसानी से खींचा जा सकता है। एग्जांपल ब्यूनास, नियोप्रीन और वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज रबर का मतलब सिंथेटिक रबर को बोलते हैं, जो केमिकली बनाया जाता है ना। जैसे मान लो देखो रबर में तो बहुत सारे टाइप आते हैं ना, जैसे हमारे जूते में रबर होता है, चप्पलों में रबर होता है, टायर पे रबर होता है ना। और कुछ रबर तो ऐसे जो हम लोग कुछ चीज लिखने के बाद इरेज करने में यूज करते हैं। सब में इतना फर्क क्यों आया? तो इसकी वजह से आता है। वल्कनाइज रबर कैसे बनाते हैं? इसमें सल्फर ऐड करके बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा अलग से स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप है फाइबर। फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, है ना। एग्जाम्पल में बाल की एग्जाम्पल दिए थे। अब जाहिर बात है, तुम्हारे अगर मैं बाल को पकड़ के तुमको उठाता हूँ तो तुम्हें पता है कि बाल में इतनी ताकत होती है ना कि तुम्हारे पूरे शरीर को उठा सकता है वो, तो भी वो अलग नहीं होगा बॉडी से, बरोबर। तो ऐसा है, तो मैं बोल सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगी।
इसका बीच में आया भी था न्यूज में, याद है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था एक बंदा, अपने बालों को उसने एक तार से बांध दिया था और अपनी बॉडी को उस बालों के जरिए रोल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो उसके जो बाल थे वो उलझ गए थे तार में, जिसकी वजह से वो लटक के इसकी डेथ हो गई थी। और मरने के बाद भी ना उसके हाथ हाँ। नीचे थे और उसके बाल से वो वहां पे लटका हुआ था। सोचो बाल कितने स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो रीजन मर समझ में कैसे आ गया गया वो? है। हाँ, मरा कैसे पर वो उसके बाल कनेक्टेड अरे थे ना उसके ऊपर? बाल उलझ गए थे, गुड़ताड़ा हो जाता है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते थे तो जो हमारे जो मांझा होता है, जो धागा होता है वो उलझ जाता है, गुड़ताड़ा बोलते हैं हम लोग। मैं हाँ। तो यही बोलता था, है ना? तो ये हो गया था उसके बाल के साथ भी, जिससे वो रोल कर रहा था ना रस्सी से, तो वहां पे उसके बाल उलझ गए थे, तो वो निकाल नहीं पा रहा था और बीच में आ गया था। तो लोग को क्या लगा कि ऐसी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और वो वहीं पे मर गया। इसका वीडियो है यूट्यूब पे पूरा लाइव, ठीक है? हाँ तो सर। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड वहीं पे धरा के धरा रह गया। तो ये ऐसा होता है कि बोलते हैं बालों में हाइड्रोजन, बाल नहीं, एक्चुअली ऐसे फाइबर टाइप की चीजों में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिधर पे भी तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी ना, समझ जाओ बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। हाई टेंसाइल का मतलब बहुत ही मजबूत होता है, ये ताकत इतनी ज्यादा होती है कि किसी चीज को उठा भी सकता है, राइट? इसमें एग्जांपल है नायलॉन 6, हाँ। नायलॉन 6 और टेरिल। नायलॉन 6 तो तुमने वर्ड सुना भी होगा, नायलॉन लाइनोल का कपड़ा है, राइट? अब ये दो टाइप हाँ। देखते हैं। एक टाइप समझा तो इसका अपोजिट ये टाइप है। इसमें अगर मैं यस बोलूंगा तो इसमें नो बोल देना, समझ में आया? तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक एक्चुअली प्लास्टिक से ही बना है वर्ड है। तो प्लास्टिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम याद आ जाए कि प्लास्टिक होता क्या, ठीक है? तो हम्म। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्लास्टिक ज्यादा मजबूत भी नहीं होती, ज्यादा कमजोर भी नहीं होती, मीडियम होती है ना। पॉलीमर बिकम सॉफ्ट ऑन हाँ। हीटिंग, और प्लास्टिक को जब तुम जलाओगे तो सॉफ्ट हो जाती है ना? और ठंडा करोगे एकदम हार्ड हो जाती है। और तुम्हें सर पता है जब तुम, जलाएंगे तो हर एक काम करो, नॉर्मल जो जिसमें सॉफ्ट। थैली आती है ना, थैली हाँ प्लास्टिक की, सर, वो एक उसको टाइम जलाओ पे तो पिघल के छोटी सॉफ्ट हो होगी जाती है, वो और एकदम सॉफ्ट नहीं लिक्विड हो बन जाती जाती है। है। हाँ, और फिर बाद में सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाती है, वो हाँ, तो वही तो थैली भी लिखा है, कड़क हो जाती है हीटिंग में सूखने के सॉफ्ट हो बाद। जाती है, कूलिंग में हार्ड हो जाती है। हाँ। और जारी बात है, जब हीट करोगे तो उसके रिमोल्ड कर सकते हैं कि नहीं, उसका शेप चेंज कर सकते हो हाँ। हाँ कर तो सकते बहुत हैं। सारे, जैसे मैं जब छोटा था मेरे पास एक टॉय था पूरा प्लास्टिक का बना हुआ था। पहले के टॉय काफी अलग आते थे, मजबूत आते थे पहले के टॉय, अगर तुम उठा पटक करोगे ना तो भी जल्दी टूटेंगे नहीं। तो ऐसा एक चिपैंजी का टॉय था, तो उसका हाथ टूट गया था, तो मैंने क्या किया था, वो अपने गैस में गया, लाइटर के जरिए उसको हीट किया, तो हीट करने में वो पिघला वो पार्ट, और ये हाथ को ठोस दिया उसके ऊपर, तो जैसे सूखा तो वो हाथ चिपक गया। समझ में आया? हम्म। तो इस तरह से रिमोल्ड करके मैंने उसको रिसाइकल करके वो टॉय को वापस यूज करना शुरू कर दिया। फिर वापस से जम करवा के तोड़ा, फिर चिपकाया मैंने, फिर एक काम किया है मालूम है, दूसरे स्टाइल से जोड़ा मैंने। तो ऐसे से मस्ती करता था मैं, ठीक है? तो ये प्लास्टिक में ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी जो तुमने यहाँ पे पढ़ा, इसी का उल्टा प्रॉपर्टी थर्मोसेटिंग पॉलीमर में होता है। ये उल्टा होता है, हीट करने पे सॉफ्ट के बजाय एकदम हार्ड हो जाएगा, और कूल करने पे सॉफ्ट हो जाता है। इसमें क्रॉस लिंक होती मतलब। है, मतलब उल्टा हो जाए, ठंडा करने पे एकदम सॉफ्ट हो जाएगी प्लास्टिक, ये वाला थर्मोसेटिंग, और गर्म करने पर एकदम हार्ड हो जाएगा। जितना हीट करोगे उतना हार्ड होगा, उतना इसको रिमोल्ड करना, रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल बैकलाइट ही ले लो यार, तुम्हारे घर में जो स्विच है, मैंने बोला था ना एग्जाम्पल, स्विच जब जलता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक होता है, तो वो स्विच पिघलने की वजह काला हो जाता है तुम्हारा बैकलाइट, स्विचेस जो है हम्म। घर में, क्योंकि वो पूरा स्विच का जो बोर्ड है वो जो प्लास्टिक से बना है वो बैकलाइट है। बिल्कुल वही जगह पे तुम लोग ने टीवी देखा है, टीवी के पीछे जो प्लास्टिक होता है वो अलग ही रहता है। जब टीवी जलती है ना तो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता है, उसकी बजाय एकदम काला पड़ जाता है। अजीब है कि नहीं? यानी वो जलने पर हार्ड हो जाता है ये सब प्लास्टिक, कागज की तरह। समझ में आया? तो उसको थर्मोस्टेटिक अच्छा पॉलीमर समझा। बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी हो गया। अब आते हैं हम लोग वन बाय वन, क्लासिफिकेशन खत्म हो गए वहाँ पे। अब हम लोग इसकी और डीपली पॉलीमर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन देखेंगे, फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखेंगे, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीथीन बनाते कैसे हैं। तो बहुत आसान है, मोनोमर ले लो। तो हमारे पास मोनोमर क्या है यहाँ पर, देखो इस चैप्टर के अंदर
मोनोमर एक्चुअली क्या है, रिएक्टर है ना। रिएक्टेंट पार्ट के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, मोनोमर। अजीब है ना। तो ये क्रेजी पना है इसी चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें रिएक्टेंट वर्ड नहीं यूज कर सकते। इस चैप्टर के अंदर तुमको रिएक्टेंट को कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करना है, मोनोमर, है ना। तो यहाँ पर हाँ सेम चीज होगी, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, सिर्फ पाई बॉन्ड ही हमेशा ब्रेक होता है क्योंकि वो वीक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब जारी बात है, हम लोग एक इथिन तो लेने वाले नहीं है, हमारे केमिकल के अंदर बहुत सारे इथिन हम लोग लेंगे। तो देखो, एक बॉन्ड इधर जा रहा है और एक बॉन्ड इधर, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो चाहिए। दो डॉट मिल जाए तो एक बॉन्ड बन जाएगा। अब जारी बात है, एक तो रहेगी नहीं, ऐसी बहुत सारी चेन रहेगी अपने पास। तो और भी CH2 की ऐसी चेन आएगी जिसको मैं इसके बाजू बाजू जोड़ दूंगा। मैंने ऐसा ब्रैकेट क्यों बनाया, ब्रैकेट इसलिए मैंने बनाया ये बताने के लिए कि चेन बहुत बड़ी बनते जा रही है और रिपीट होते जा रही है। और रिपीटिंग यूनिट क्या है, यही रिपीटिंग यूनिट है। और इसी रिपीटिंग यूनिट से एक बड़ा मोनोमर का चेन बनेगा जिसको पॉलीथीन बोलेंगे। समझ में आया। तुमको अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर कंफ्यूजन हो रहा है तो बना दो, पर बनाऊंगा क्या, मैं ऐसे ही बनाते ही समझ रहूंगा। गया सर, समझ गया। कब तक हाँ बनाते रहूंगा, बरोबर। मुझे रुकना तो पड़ेगा कि मुझे नहीं पता इसकी लिमिट क्या है, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। एन का मतलब नंबर्स ऑफ CH2 है। तो सर बाहर फिर अब फर्स्ट में कैसे लिखे थे, हाँ, इथीन में, इथीन में कैसे लिखे, वैसे ही बीच वाले में नहीं लिख सकते क्या, डैश डालना जरूरी है? ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अगर तुम लोग ने नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट ये हम्म। स्ट्रक्चर और डायरेक्ट ये बना सकते हो। इसे बताने का ये बता रहा है कि एन का सर मतलब ये मैं बोल जो रहा हूँ टाइप से, हाँ। कि जो ब्रैकेट में जो डैश है वो अगर हाँ, नहीं डाले तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ब्रैकेट के लेफ्ट साइड और बाहर साइड डैश है, वो डालना पड़ेगा कि वो ये चीज को जाहिर कर रहा है कि ये CH2 आगे भी रिपीट होते जा रहा है। तो सर फिर ये फर्स्ट इथीन में क्यों नहीं डाले? यहाँ पे, हाँ। अरे इधर कैसे डालेंगे, इधर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर इधर जाने के बाद ही यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं एक एन का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर, अच्छा मैं ऐसा लिख देता, प्लस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर प्लस CH2 डबल, यानी मैं एक मोनोमर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर है और सभी में सेम प्रोसेस होगा। समझ में आया। हाँ यहाँ पे एक नहीं है, एन है। एन मतलब बहुत सारे, मैं इथीन यूज कर रहा हूँ। जब बहुत सारे इथीन की चेन बनेगी तो जाहिर बात है वो नंबर बेस से जाएगी, तो उसके लिए ये बॉन्ड दिखा रहा हूँ। समझ में आया। अगर मैं ये बॉन्ड नहीं है, ब्रैकेट नहीं दिखाऊंगा ना, तो बहुत बड़ी चेन दिखानी पड़ेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, जगह खत्म हो जाएगी। समझ में आया। तो ये और ये डायरेक्ट यहाँ पर रखो, चलेगा, ये मत यहाँ पर। हाँ अब बोलते हैं पॉलीथीन में, ये पॉलीथीन कैसे बनाए, क्लियर है। क्योंकि पॉलीथीन में दो टाइप होते हैं, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। तो चलो आपस में एग्जांपल देखते हैं क्योंकि तुम्हारा जो डाउट है। देखो यहाँ पर मेरे पास मैंने इथिन लिया, मैं लो डेंसिटी पॉलीथीन कर रहा हूँ। तो देखो एक इथिन ने अपना पाई बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन इधर इधर गए। हाँ फिर एक और इथिन रहेगा, जाहिर है एन का मतलब क्या, बहुत सारी इथिन है मेरे पास, वो भी सेम चीज करेगा, अपना जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आजू बाजू देगा। तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे ना। समझ में आया हाँ अभी। तो जाहिर बात है इस तरह से और भी तो इथेन आते रहेंगे जिससे बहुत बड़ी चेन बनेगी। जब बड़ी चेन बनती तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा ब्रैकेट लगा के ऐसा एन लिख देते। क्यों लिखते आप समझ में आया, ये बताने के लिए कि ये चेन कंटिन्यू ऐसे ही जाते हैं, और इथेन आएंगे ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे फिर इसके साथ जुड़ जाएंगे। समझ में आया। अब इस रिएक्शन को पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। वो कैटलिस्ट क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर डाइऑक्साइड स्पीड अप करने के लिए। हाँ, ऑक्सीजन तो इसलिए डाल रहे हैं ताकि हीटिंग पास हो, और इसको 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रहे हैं। ये सब देना इसलिए ज़रूरी ताकि हमें पॉलीमर जल्दी मिले। अगर नहीं करेंगे तो पॉलीमर मिलेगा पर बहुत टाइम लग जाएगा। बोलते हैं इस रिएक्शन को करने में ना बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, देखो एक हाइड्रोजन निकल गया। तुम्हें पता है कि किसी भी रिएक्शन में से जाहिर बात है यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ इस तरह से जुड़ा था, CH2 मतलब सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच में। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और किसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालना तो उससे भी बड़ा मुश्किल है। तो इसमें से मेरे को हाइड्रोजन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। समझ में आया। जिसके जैसे इस पर हाँ क्या आ गया, एक रेडिकल आ गया। एक रेडिकल क्यों आया, क्योंकि
एक हाइड्रोजन गया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। किसी भी कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। समझ में आया? तो फ्री रेडिकल एक्चुअली क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर बात है, अब ये तो एक चेन है, पर यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इथिन यूज किया, तो एक और इथिन रहेगा जो ऐसे घूमता रहेगा, ला ला ला, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक काम करता हूँ, अब स्ट्रेट चेन की बजाय क्या होगा, ये जो इथेन है वो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो क्या बोलेगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन इधर पे, यहाँ इजी जुड़ना आसान होएगा, तो ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक ब्रांच बना देगा। समझ में आया? बजाय जुड़ने के यहाँ के, ये कहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग ने इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे दे दी है ना, कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन चले गया जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जुड़ना काफी आसान हो गया उसके लिए। तो अब चेन यहाँ पे आने लगी जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रांच बन गई। कोई भी चीज के अंदर अगर ब्रांच आती है तो उसकी डेंसिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए से लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। क्लियर? हाँ। अब ये इसी तरह से अब कहाँ से रिपीटेशन चालू होगा ब्रांच का, वो डिपेंड करता है कौन सा हाइड्रोकार्बन अपना हाइड्रोजन लॉस करता है, उस हिसाब से हमें और भी ब्रांचेस बन सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे इस रिएक्शन को। क्लियर है रिएक्शन? हाँ। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। बोलते हैं जो ब्रांच पॉलीथीन होता है ना, लो डेंसिटी, ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता। कोई उसमें पार्ट नहीं हाँ, करता है। हाँ। तुम अगर पेट्रोल डीजल किसमें भी इसको डाल दोगे ना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे देखो ना, बहुत बार हम लोग जैसे घर में दिवाली में देखो लोग दिया जलाते हैं, तो दिए के लिए लोग क्या यूज करते हैं, धागा ही रहता है ना, Oil। रस्सी धागा, अंदर हाँ। तेल होता है, तो वो जो रस्सी धागा ये सब पॉलीथीन पॉलीमर से ही बनी रहती है, तो दिया कैसे जलते रहता है, इसका मतलब कि वो जो धागा है इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके ऑयल को ऊपर तक पहुंचा रहा है, बराबर ना? हाँ। तो यानी केमिकल इनर्ट होता है, जरूरी है। ये बोलते हैं कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन वो टफ होता है। टफ तो है पर मैकेनिकली वीक है। मैकेनिकल वीक मतलब हाथ से पकड़ के तोड़ना आसान है इससे, जैसा तोड़ देंगे इजीली टूट जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब रबर की तरह थोड़ा खिंचाव है इसके अंदर। केमिकली इनर्ट है इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसमें से कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, करंट पास नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया इंसुलेशन ऑफ केबल। केबल में तुमने देखा प्लास्टिक रहती है आजू बाजू, जैसे तुम्हारे घर में वायर गया होगा, तो वायर के अंदर प्लास्टिक का वायर होता है, अंदर उसके तार रहती है, तो बाहर का जो प्लास्टिक होता है वो किसका बना होता है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है। पैकेजिंग ऑफ पैक, तुम्हारे घर में देखो प्लास्टिक से पूरा पैकिंग होता है, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से ऑर्डर मंगाते हैं तो कितनी पैकिंग रहती है, वो पैकिंग किससे की जाती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन से। लो डेंसिटी से क्यों करते हैं, ताकि उसको टायर करना आसान हो। पर मान लो कोई अनबॉक्सिंग कर रहा है और वो अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रहा है और प्लास्टिक ही नहीं फाड़ पा रहा है, तो प्लास्टिक फटेगी क्यों नहीं, क्योंकि अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की प्लास्टिक है वो फटेगी ही नहीं, टायर करना मुश्किल होगा। लेकिन हमारे घर में जो प्लास्टिक आता है वो इजीली टायर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनाई जाती है। मेकिंग ऑफ टॉय, बहुत सारे देखो यहाँ पे डोरेमोन का टॉय दिख रहा है, तो मतलब बहुत सारे टॉय बनाने के लिए भी इस तरह के प्लास्टिक यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम मोनोमर है, ठीक है, पर दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है, वो क्वालिटी देखेंगे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कैटलिस्ट क्या यूज किया था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन, और बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दिया था। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे, उसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं। क्या लिखा है, C2H5 3 टाइप Al प्लस TiCl4। ऐसे मत याद करो, इसका नाम देखो नीचे लिखा है, इसका नाम क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड। इस पूरे कंपाउंड को जिगलर नाटा ने बनाया था, इसलिए इस कैटलिस्ट को जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। दूसरा कितना हीट करना है, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर काफी लो देना है। इस पेज पर एक चेन बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, उस चेन को हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लो टेम्परेचर और लो प्रेशर दे रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है लो टेम्परेचर प्रेशर देने पर जो कार्बन है अपने हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा, कि हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा था अगर किसी कार्बन को अपना हाइड्रोजन लूज करना है तो उसको बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कम, जिसकी वजह से ये लूज नहीं करेगा, जिसकी वजह से चेन सीधी बनती रहेगी, और अगर चेन सीधी बनेगी तो सीधी चेन बहुत मजबूत होती है, इसलिए इस पॉलीथीन को क्या बोलते हैं,
हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है? हाँ। इस पॉलीथीन को ये महाशय ने बनाया था, इसका नाम जिकलर नाटा है। इसने इस केमिकल के जरिए इस तरह की एक बड़ी सी चेन बनाया था। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये ट्रांसल्यूसेंट पॉलीथीन होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। जब बहुत सारी देखो प्लास्टिक आती है, ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर बाहर सब दिखता है। बीच में तो देखो एक हाँ। छतरी भी आई थी, एकदम ट्रांसपेरेंट छतरी रहेगी। प्लास्टिक जो रहेगी ना छतरी की, ट्रांसपेरेंट रहेगी एकदम, तुम्हें ना बूंद भी दिखाई देंगे बारिश के अंदर से। फिर अभी देखो रेनकोट भी आया था, बहुत सारी लड़कियां पहन रही थी रेनकोट, एकदम ट्रांसपेरेंट रेनकोट था प्लास्टिक का। बट आप अंदर हाँ। कपड़े क्या पहने, आपके सब कपड़े दिखते रहेंगे, है ना। तो वो सब बहुत हाँ। चल रहा था। तो वो सब क्या रहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन रहती है। केमिकली इनर्ट यानी ये रिएक्ट नहीं करेगा। एक्सट्रीमली टफ बोले तो बहुत सारे टफ रहेगा, जिसके वजह से उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, काफी टाइम लेता है मेल्ट होने में। एग्जाम्पल है प्लास्टिक बॉटल। हमारे घर में जो प्लास्टिक बॉटल आती है तो वो काफी मजबूत होती है ना। तो ये मजबूत प्लास्टिक बॉटल हाई डेंसिटी की होती है। प्लास्टिक पाइप देखो राइट में एग्जाम्पल है, पाइप जो होते हैं ये सब की। हमारी बिल्डिंग में भी तुमने देखा होगा, जिसमें से पानी जाता है ना, या टॉयलेट वाटर जो भी जाता है, वो सब प्लास्टिक पाइप ही रहते हैं। तो काफी हार्ड होते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर भी तुमने देखे होंगे, जिसमें घासलेट लिया जाता है ना, कैरोसिन या पेट्रोल भर के लाते हैं, हाँ। वो कंटेनर काफी मजबूत होती है प्लास्टिक। वो भी क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। प्लास्टिक के टॉयज भी देखे तो वो टॉयज में भी टाइप्स आते हैं, सॉफ्ट टॉय आते हैं, हार्ड टॉय होते हैं। जो हार्ड टॉय होते हैं ना, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनी होती है। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज क्या जानकारी मिली कि लीनियर चेन अगर किसी चीज में होगी तो वो चीज काफी स्ट्रांग होती है, और अगर किसी चीज के अंदर ब्रांच आ जाती है तो उसकी चीज कमजोर हो जाती है। बरोबर। अब और भी एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे टेफ्लॉन देखेंगे, उसके बाद पॉली एक्रोली नाइट्राइल देखेंगे, उसका सिंथेसिस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस देखेंगे। तो मैं सोच कहाँ तक हुआ हम लोग का, वो देख लेता हूँ।